नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य भूगोल एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैसे कि पहले भी जैव भूगोल के बारे में या बायोजोग्राफी के बारे में कई टॉपिक्स के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और अभी हमने प्लांट्स एंड उसके एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके थे कि पादप और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं और किस प्रकार के कारक उस पर प्रभाव डालते हैं। तो मैं वापस वहीं से रिवीजन शुरू करते हुए आपसे इसी क्लास में इस बात पर चर्चा करूंगा कि पादप और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध होता है और के अपने अपने ढंग से जीवन यापन के विभिन्न घटकों को प्रभावित करते हैं। तो 4 प्रमुख कारक है जो कि प्लांट्स या प्लांट्स की ग्रोथ को या प्लांट्स के सक्सेशन को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है जलवायवीय या क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा है मृदीय एडेफिक कारक, तीसरा है स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिकल कारक और चौथा है जीवीय या बायोटिक फैक्टर। आज हम इस कक्षा में जलवायवीय क्लाइमेट फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि किस प्रकार पादपों के पर्यावरणीय कारकों को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ा जा सकता है। तो पहला कारक जो है वो है जलवायवीय कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जलवायु एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है जो पौधों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। सामान्यतः जलवायु दशाएं ही मोटे तौर पर किसी क्षेत्र के वातावरण को निर्धारित करती हैं। इसका प्रभाव पर्यावरण के अन्य कारकों जैसे मृदा, जलराशियां, जीव जंतु आदि पर भी पड़ता है। जलवायु मुख्यतः प्रकाश, तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, दाब, वायुमंडलीय गैसें और पवन का एक सम्मिलित रूप है। जलवायु के कारकों में जो पहला कारक इम्पोर्टेंट है जो हम आज पढ़ेंगे वो है प्रकाश या लाइट। पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत सूर्य है जो कि जीवधारियों के जीवन का एक प्रमुख आधार है। प्रकाश का प्रभाव पादपों की गति, प्रकाश संश्लेषण, बीज अंकुरण, वाष्प उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, अवशोषण, वृद्धि एवं भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा एवं अवधि अथवा दीप्तिकाल फोटो पीरियड पौधों पर अपना प्रभाव डालते हैं। भूपृष्ठ पर सूर्य प्रकाश की मात्रा, अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई व ऋतुओं से प्रभावित होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्य प्रकाश की मात्रा घटती जाती है। प्रकाश की तीव्रता शरद ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। सूर्य प्रकाश की सहायता से हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। सूर्य का प्रकाश 7 विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य से मिलकर बनता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। नीले व बैंगनी रंगों से पौधों की गति प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले एवं नारंगी लाल रंगों से सर्वाधिक प्रभावित होती है। बीजों के अंकुरण पर लाल प्रकाश का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जलीय वनस्पतियां विभिन्न गहराइयों में प्रकाश की उपलब्धता से प्रभावित होती हैं। स्वच्छ जल में 50 मीटर की गहराई पर जो प्रकाश पहुंचता है वह पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अपर्याप्त होता है। अतः इस गहराई के नीचे पादप नहीं पाए जाते। चंद्रमा का प्रकाश भी कुछ बीजों के अंकुरण व जलीय पादपों के प्रजनन पर प्रभाव डालता है। प्रकाश की तीव्रता का वाष्प उत्सर्जन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
तीव्र प्रकाश में तापमान बढ़ जाने के कारण वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, जबकि छायादार स्थानों पर कम होता है। भूपृष्ठ पर पादपों का वितरण सूर्य प्रकाश से अत्यधिक प्रभावित होता है। सर्वाधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करने वाले भूमध्य रेखीय भागों में वनस्पति की सघनता एवं तीव्र वृद्धि तथा प्रकाश की न्यूनता उपलब्धि वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति का लगभग अभाव पाया जाता है। प्रकाश की उपलब्धता एवं पौधों की आवश्यकता के अनुसार पौधों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है प्रकाश प्रिय पादप या फोटोफिलियस प्लांट। इस वर्ग के पादपों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकाश की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि सूर्यमुखी। और दूसरे प्रकार के हैं छाया प्रिय पादप या सियोफिलियस प्लांट। इस वर्ग के पादपों में कम प्रकाश में पनपने की क्षमता होती है, अतः ये छायादार स्थानों पर अच्छी तरह से उगते हैं। डहेलिया, एबिस आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आवश्यक प्रकाश की अवधि या दीप्ति काल के आधार पर पौधों को विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे दीर्घ प्रदीप्तिकालिक पादप या लॉन्ग डे प्लांट, अल्प प्रदीप्तिकालिक पादप या शॉर्ट डे प्लांट, और दिवस निरपेक्ष पादप या डे न्यूट्रल प्लांट्स आदि। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की जलवायु कारक में, वो है तापक्रम या टेम्परेचर। भूपृष्ठ पर ताप का स्रोत मुख्यतः सौर विकिरण से प्राप्त होने वाली ऊष्म ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के श्वसन तथा पृथ्वी से विकिरण के माध्यम से निकलने वाली ऊष्मा से भी तापमान बढ़ता है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट आंकी गई है। प्रकाश की भांति ताप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंगों द्वारा पहुंचता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वत्र एक सा तापमान नहीं रहता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। जुलाई में भूमध्य रेखीय प्रदेश में औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि टुंड्रा प्रदेश का 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उष्ण कटिबंध में वर्ष पर्यंत उच्च तापमान पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्वतीय या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तलहटी से शिखर की ओर तापमान घटता जाता है। अतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तथा ऊंचे पर्वतीय भागों में वनस्पति के वितरण प्रतिरूप में समरूपता पाई जाती है। तापक्रम की समानता के आधार के कारण ही उष्ण कटिबंध में स्थित उच्च पर्वत शिखरों पर ध्रुवीय प्रदेशों जैसी वनस्पति मिलती है। समस्त जीवों के लिए एक निश्चित अनुकूल तापक्रम होना आवश्यक है। प्राय समस्त जैविक क्रियाएं 0 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सीमा के अंतर्गत होती है। इस सीमा के बाहर जीवों की क्रियाएं मंद हो जाती हैं या अवरुद्ध हो जाती हैं। तापमान का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। पौधों की शरीर क्रियात्मक वृद्धि, आकार, प्रजातियों की वृद्धि, प्रजनन एवं भौगोलिक वितरण पर तापक्रम का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बीज के प्रस्तुपन से लेकर पौधों की वृद्धि एवं बीज के पकने के समय भिन्न तापमान की आवश्यकता होती है। प्रतिकूल तापक्रम पर पौधों में रोग अधिक फैलता है। पौधों को तापक्रम की आवश्यकता के आधार पर महातापी मतलब मेगाथर्मल, मध्यतापी मेसोथर्मल, न्यूनतापी माइक्रोथर्मल और अति न्यूनतापी हेक्सिस्टोथर्मल वर्ग में रखा गया है। इनको आप समझ लें। महातापी वर्ग क्या है, इसका विस्तार कहाँ पर है? महातापी वर्ग का विस्तार उष्ण कटिबंधीय इलाकों में है। वर्ष पर्यंत यह तापमान उच्च रहता है और वनस्पति का प्रभाव के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। दूसरा है मध्यतापी या मेसोथर्म। ये उपोष्ण कटिबंध में इसका विस्तार है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च और शीत ऋतु में न्यून तापक्रम रहता है और यहाँ पर पतझड़ वन मिलते हैं। तीसरे प्रकार के हैं न्यूनतापी या माइक्रोथर्म्स। ये इनका विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में है और यहाँ पर वर्ष पर्यंत तापक्रम न्यून रहता है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित कोनदारी वन मिलते हैं।
और लास्ट है अति न्यून तापी या हेक्स्टोथर्म्स वर्ग, जिसमें ध्रुवीय शीत कटिबंध व उच्च पर्वत पाए मिलते हैं। यहाँ पर तापक्रम अत्यंत न्यून रहता है, इसलिए यहाँ की वनस्पति का प्रकार है अल्पाइन वनस्पति। अब हम बात करेंगे तीसरे कारक की, जलवायु की कारक में, वो है वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। इसे प्राय सापेक्षिक आर्द्रता में व्यक्त करते हैं। आर्द्रता किसी स्थान के दाब, ऊंचाई, तापक्रम, वायु, वनस्पति, मृदा व जल की मात्रा पर निर्भर करती है। प्राय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में 80% तथा मरुस्थलों में 10% आर्द्रता पाई जाती है। अधिक आर्द्रता वाले स्थानों पर उगने वाले पौधों को हाइग्रोफाइट कहते हैं। लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता तापक्रम के अनुरूप होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी का सीधा प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। आर्द्रता पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। सापेक्षिक आर्द्रता में परिवर्तन होने से पौधों की आकार की व आंतरिक लक्षणों में परिवर्तन आते हैं। अधिपादप वृक्षों पर उगने वाले पादप वायुमंडलीय आर्द्रता को सीधे ही अवशोषित करते हैं। जहाँ आर्द्रता अधिक रहती है वहाँ अधिपादप वनस्पति की प्रचुरता होती है। वनस्पति के प्रकार निर्धारण में भी आर्द्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिक आर्द्र प्रदेशों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जबकि कम आर्द्रता वाले प्रदेशों में शुष्क व कंटीली वनस्पति पाई मिलती है। हिमालय के दक्षिण में विस्तृत तराई क्षेत्र में अधिक आर्द्रता के कारण भावर क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार की भिन्नता समुद्री नम जलवायु तथा महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्रों की वनस्पति में भी प्रकट होती है। चौथा जो इसका इम्पोर्टेंट कारक है वो है वर्षा या रेनफॉल। वर्षा जलवायु का एक प्रमुख तत्व है जो वनस्पति का प्रमुख आधार है। वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों तथा वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, तुषार, ओस आदि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इनमें वर्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ पर वर्षा का वितरण अत्यधिक विषम है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार का निर्धारण वर्षा के दिनों की संख्या तथा वर्षा की मात्रा से होता है। वर्षा के अभाव वाले क्षेत्र प्राय वनस्पति विहीन होते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में मरुस्थलीय एवं कंटीली वनस्पति पाई जाती है। 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में घास स्थलों की प्रमुखता होती है। 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में आपके घास उगती है और 75 से 150 सेंटीमीटर ऋत्विक वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इससे अधिक एवं वर्ष पर्यंत वर्षा वाले भागों में प्राय सदाबहार वन मिलते हैं। अधिक वर्षा व उच्च तापमान जैसी आदर्श दशाओं के कारण भूमध्य रेखीय भागों में विश्व के सघनतम वन पाए जाते हैं। पांचवा कारक है जलवायु कारक, वो है पवन या विंड। धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु प्रभावित होती है। इसे पवन चलना भी कहते हैं। पवन का प्रभाव तापक्रम, वर्षा तथा आर्द्रता के वितरण पर भी पड़ता है। ये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों को प्रभावित करती है। शुष्क पवन के प्रभाव से पादपों में निर्जलीकरण हो जाता है। पादपों के परागकणों के विसरण तथा फल व बीजों के प्रकीर्णन में पवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीव्र वेग से चलने वाली पवन या आंधी के कारण वृक्ष टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं या झुक जाते हैं। पवन के प्रभाव की दिशा भी वनस्पति पर प्रभाव डालती है। समुद्र तटों तथा पर्वतों पर पादपों की शाखाएं प्राय एक और अधिक निकलती हैं। जिस ओर से तीव्र वायु प्रवाहित होती रहती है उधर की कलियां नष्ट होने से शाखाएं विकसित नहीं हो पाती और पवन की गति जो है वो वृक्षों पर वृक्ष रेखा को निर्धारित करती है। इससे अधिक ऊंचाई पर वायु प्रवाह तीव्र होने से वृक्ष सीधे खड़े नहीं हो पाते, अतः बौने होने लगते हैं। इसलिए तीव्र पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में ऊंचे वृक्ष कम पाए जाते हैं तथा झाड़ व भूतल स्तरीय वनस्पति अधिक मिलती है। और लास्ट जो कारक है जलवायु कारक,
वो है वायुमंडलीय गैसें या एटमॉस्फेरिक गैसेस। वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं और वनस्पति जगत के लिए विभिन्न गैसों की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर परिचालित होने वाले ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र आदि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। वायुमंडल में किसी गैस यथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के मौलिक अनुपात में वृद्धि या ह्रास का प्रभाव वनस्पति जगत पर भी पड़ता है। तो आज हमने जलवायु कारकों का वनस्पतियों पर या पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा की, और कल हम चर्चा करेंगे एडेफिक फैक्टर्स, मृदीय कारक किस प्रकार वनस्पति या पौधों पर प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।